नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले पोस्टर वॉर लगातार जारी है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य शहरों में एक के बाद एक पोस्टर लगने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब इसी क्रम में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भी एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है। समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष द्वारा अमेठी कस्बे में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फियर है, भाजपा का अंत नियर है, 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। यूपी उपचुनाव में जुबानी जंग और पोस्टर वॉर लगातार जारी है और अब इस बीच अपनी अपनी जीत को लेकर दावों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि मुकाबला अब सिर्फ 3 सीटों पर है, बाकी की 6 सीटों पर जीत का दावा किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। अब इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है और दावों के पीछे की तैयारी कैसी है, इसी पर आज बात करेंगे। चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ये यूपी उपचुनाव के सियासी रंग हैं। ये वो पोस्टर हैं जो हर दिन नई रणनीति के साथ बदल रहे हैं। मकसद जीत है और जीत के लिए यूपी में छिड़ी पोस्टर वॉर अब नए रूप में दिखाई दे रही है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी मंत्र के काट के लिए सपा नई रणनीति को धार देने में लग गई है। अब तक पीडीए का नारा देने वाली सपा ने हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है, जिसके लिए बजरंग बली का सहारा लिया गया है। लखनऊ में लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि उनके अली भी हैं और बजरंग बली भी। पीडीए के फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने वाली सपा अब बीजेपी के वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की तैयारी में है और इसके लिए बजरंग बली के नाम का सहारा लेकर एकजुटता का दावा किया गया है। इस बीच यूपी में बीजेपी और सपा के बीच जारी पोस्टर वॉर में बसपा की भी एंट्री हो गई है। बीएसपी दफ्तर के बाहर मायावती और आकाश आनंद की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर लिखा है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि इन सबके बीच ओपी राजभर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने पोस्टर वॉर का जीत पर कोई असर न पड़ने की बात कही है। साथ ही यूपी उपचुनाव में केवल 3 सीटों पर ही मुकाबले की बात भी की है। देखिए, 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। तो अब लामबंदी है कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना आम जनता कर रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने का काम। इस प्रकार की बातों का सामाजिक जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने घर को देखें और भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता के आशीर्वाद को लेने के लिए घर घर जा रहे हैं और 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगा। यूपी में जुबानी जंग के साथ पोस्टर वॉर भी जारी है। लखनऊ की सड़कों पर सभी पार्टियों के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके पोस्टर में दम है और किसके दावे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। तो यूपी में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग
साथ ही साथ पोस्टर वॉर और अब अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीष सिंह जी, आप सपा प्रवक्ता हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जूम से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। अपर्णा जी, कुंदरकी, करहेल और सीसामऊ कहां पेच फंस रहा है? इन 3 सीटों पर कहा है आपके ही डिप्टी सीएम ने कि मुकाबला जो है, माफ करिएगा ओपी राजभर जी ने, कि मुकाबला इन 3 सीटों पर ही है, बाकी की 6 तो हम जीत रहे हैं। तो पेच कहां फंस रहा है इन 3 सीटों पर? अपर्णा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें जी। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आपने देखा होगा कि जब ये उपचुनाव होने वाला था तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी समाजवादी पार्टी का माहौल है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का आपको अस्तित्व नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के ये अचानक से पोल्स आने के बाद और फिर ये रिजल्ट आने के बाद ये तय होने लग गया था कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा इलेक्शन हम जीत की ओर अग्रसर हुए, हरियाणा इलेक्शन जीता और हमारी स्थिति मजबूत हुई और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक नारे ने बटोगे तो कटोगे, इनके पास अभी तक कोई तोड़ नहीं आ पाया है। तो ये मुद्दों की राजनीति न करके भटक गए हैं, पोस्टर वार पर आ गए हैं। पोस्टर वॉर में भी ये मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा गिरा स्तर क्या होगा कि अब अली और बजरंग बली को साथ में लाने के पोस्टर लगाने लग गए। तो ये विपक्ष जो आजकल मारामारी कर रही है, सिर्फ एक सेंटेंस का आपके पास प्रत्युत्तर नहीं है। आप पीडीए का नारा लेकर चले थे साहब, आपका पीडीए का नारा फ्लॉप हो गया क्योंकि आपने झूठ बोला था संविधान बचाओ, संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारा ना आरक्षण गया ना संविधान खत्म हुआ। हम तो वहीं के वहीं है, वहीं वैसे ही काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जो स्थिति में थी वो स्थिति में आते नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और आप देखेंगे कि जो आपने सीटों के जो 3 नाम लिए हैं, ये पहले आपने देखा वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो जैसे जैसे हमारा दबदबा बढ़ रहा है, हमारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी का, उनके विचारों को आगे नारा बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, इनके झूठ के अब पैर नहीं रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये लोगों में नारा ये घर कर गया उनके मन में। तो वो देख पा रहे हैं कि विकास की राह तेज है। ये सिर्फ हमें बंदरबांट किया गया था लोकसभा चुनाव में और ये बहुत दिन तक जाने वाला नहीं, लोगों को ये समझ में आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इसकी मजबूत है। रही उन 3 सीटों की बात जिसमें मुकाबले की बात माननीय डिप्टी सीएम ने कही, मैं आपको बता दूं कि मुकाबला तो जो 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, मुकाबला हर सीट पर होता है। ऐसा नहीं है कि बिना लड़े कोई इलेक्शन जीत जाएगा। मुकाबला 9 की 9 सीटों पर है, लेकिन जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट। मैं बस इतना आश्वासन देना चाहती हूँ आपको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से दीजिए। और समाजवादी पार्टी का झूठ नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से जातियों में बांटने की बात करती है, हिंदुओं को जातियों में लड़ाने की बात करती है, वो इनका नहीं चलेगा। इनके ज्यादातर नारे फ्लॉप हो गए, ज्यादातर जो इनके काम थे वो फ्लॉप हो रहे हैं। और 2024 का ये झूठ पर इलेक्शन जो लड़ा है, जो सीटें आई हैं वो ज्यादा दिन तक चलेंगी नहीं। ठीक है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनीष सिंह जी भी हैं। मनीष जी, बटोगे तो कटोगे का तोड़ क्या है आप लोगों के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमसे हमेशा से समता, समानता और संपन्नता की बात किया है। योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक जो परिपाटी है वो धर्मों को धर्मों से लड़ाने का है, जातियों से जातियों को लड़ाने का है। योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक और सामाजिक भाषा का जब मूल्यांकन आप करेंगी तो ऐसा महसूस होगा कि एक डेमोक्रेटिक लीडर भाषण नहीं दे रहा है, एक कम्युनल लीडर भाषण दे रहा है। श्री अखिलेश यादव जी एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी जब राजनीतिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं और शैक्षिक जब बात करते हैं तो युवाओं को नौकरी में स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, उनके हक और हकूक की बात करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ को जमीन पर उतार करके भारतीय जनता पार्टी की सामंती ताकत के सामने लोगों को दिखाया है, लोग जब हमारी पीडीए के पराक्रम से जुड़े हैं, उनके पुरुषार्थ को लोगों ने समझा है, उसके बाद जो 2024 में परिणाम आया, आज के समय में समाजवादी पार्टी लोकसभा में देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है हम लोकसभा में। मनीष जी, आपने सवाल सुना नहीं ठीक से। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बटोगे तो कटोगे का तोड़ क्या है, क्योंकि
पोस्टर पे पोस्टर तो लगातार भरमार लगा दी गई है आपकी पार्टी की ओर से भी, उसी पिच पर आप भी आ गए हैं, लेकिन तोड़ मिल नहीं रहा है। क्या तोड़ है आखिर, बताइए। सवाल मैंने ये पूछा था देखिए आपसे। दीप्ति जी, स्टूडियो में तोड़ उसका नहीं दिखता है। अगर तोड़ नहीं निकला होता तो जो टेलीविजन पर एक तरफ बटोगे तो कटोगे और दूसरी तरफ जुड़ोगे तो जीतोगे, ये जो दो फ्रेम बना करके दिखाया जा रहा है, यही तो तोड़ है। आपको हमने विवश किया है, हमने अपने पिच पर आपको लाया है कि आप अपने टेलीविजन पर जहां स्पेस नहीं देते थे, जहां हमें मौका नहीं देते थे, जहां हमें दिखाते नहीं थे, आज पैरेलल हमें स्पेस आप दे रहे हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, श्री अखिलेश यादव जी हमारी जो समाजवादी नीतियां सिद्धांत हैं उसकी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सामाजिक सौहार्द के अनुयायी हैं, हम सामाजिक रूप से एकता और अखंडता के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो चिलचिलाहट और बिलबिलाहट मची है, अभी दीप्ति जी आपसे एक सवाल पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो विकास का मॉडल बताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज के समय में झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी योगी जी जा रहे हैं तो विकास का मॉडल क्यों नहीं बता रहे हैं? बताए ना कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया है। 156 लाख करोड़ रुपए से ऊपर योगी जी को मिला है इन 7.5 वर्षों में। वो पानी की तरह बहा दिया आपने, पता ही नहीं चल रहा है। हमारी मां गंगा क्या निर्मल हो गई? क्या कूड़े करकट जो फेंके जा रहे थे गंगा में, क्या वो कूड़े करकट फेंकना रोका है लोगों ने? अरे इसी कोविड के महामारी के समय में चील कौओं ने उत्तर प्रदेश में लाशें खाई हैं और योगी आदित्यनाथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो बहुत लंबे लंबे लच्छेदार भाषण से उत्तर प्रदेश की जनमानस नहीं संतुष्ट होगी। अभी देखिए ना उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की पावन धरती हमारी प्रयागराज की, 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। प्रयागराज की पावन धरती देख लीजिए, कुंभ जहां पर शुरू होने जा रहा है, पावन हमारा त्योहार है वो कुंभ का जो संगम के तट पर मनाया जाएगा। कुंभ को देखिएगा, बहुत खुशी होगी हमको। लेकिन उसी प्रयागराज की धरती पर 17.5 लाख बच्चे इस समय आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? आप भी एक महिला हैं, बच्चियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, बर्बरता की गई। ब्रिटानिया हुकूमत में, अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह से भारत की जनता के साथ व्यवहार किया जाता, उसी तरह का व्यवहार योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के साथ किया है और उसका बदला नौजवान लेने जा रहा है। उपचुनाव में उसका परिणाम। और ये ओम प्रकाश राजभर के बयान को आप लोग कोट क्यों करते हैं? सुबह कुछ बोलना है, दोपहर में कुछ बोलना है, शाम को कुछ। जिसके जुबान में कोई अस्थायित्वपन नहीं है उसकी जुबान को कोट करना राजनीति में मैं मानता हूं कि जनता के साथ एक विश्वासघात है। ओम प्रकाश राजभर जैसे, ब्रजेश पाठक जैसे लोग जो आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, परसों किधर जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। उनकी बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी भी हैं। अभिषेक जी, क्या आप सब एक ही पिच पर आ गए हैं? वही पोस्टर वॉर, लगातार पोस्टर पे पोस्टर, लेकिन बटोगे तो कटोगे का कोई जो तोड़ है वो नहीं निकल के सामने आ रहा और इसीलिए जो पोस्टर्स की भरमार है वो देखने को मिल रही है। अब बसपा भी इसमें शामिल हो गई है पोस्टर वॉर में। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए आप लगातार देख रहे थे, जिस तरह गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस की बात हो रही थी, सपा की बात हो रही थी, जैसे ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से सियासी घमासान शुरू हुआ। और सबसे अच्छी बात देखने को आई, जैसा कि मनीष जी लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जो है अपने मन से डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको लगता है कि एक बार थोड़ा सा इनको भी अपना प्रदेश देखना चाहिए। अभी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव जी ने, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए। वो किस दावे के साथ बोल रहे हैं कि वो 9 सीटों को निकाल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं कि लगातार वो 9 सीटों को जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर मंथन करने की जरूरत है। इसके सत्ताधीन अखिलेश यादव के खुद के पोस्टर लगे हुए हैं। 2024 के जननायक और 2027 के महानायक, कहीं भी गठबंधन का जिक्र नहीं है। ऐसी क्या समस्या है जो गठबंधन नहीं क्लियर हो पा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जो 9 सीटों की बात कर रही है, 6-3 की लड़ाई की बात ओम प्रकाश राजभर ने भले कही, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम 9 सीट निकाल रहे हैं। देखिए मुख्य मुद्दा है 3 सीटों की बात है, चाहे वो तीसरा मोड़ हो, चाहे वो करहल हो, चाहे वो कुदरती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा वो इनके यहाँ से ही तोड़ उतारा। आप करहल देख रही है, तो कहीं ना कहीं किसी दावे को लेकर बोला जा रहा है। लेकिन ये कहना कि 9 सीटों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है, तो गठबंधन में दावा ठोक रहा है जो पीडीएफ की बात कर रहा है। जी ठीक है, अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद अपर्णा जी मैं आपसे सवाल लूंगी। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।
तो आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज चर्चा में हम उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे साथ सपा के प्रवक्ता मनीष सिंह जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी। अपर्णा जी, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा किया है, इसके पीछे की तैयारी क्या है आखिर, जिसको लेकर इतने विश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं और 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं? दीप्ति जी, बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और वो पूरी टोलियां संगठन की तरफ से अलग लगी हुई हैं। सरकार की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाल रखी है। बस मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। माननीय प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जाति में बांटने का काम, धर्म में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। अरे भाई साहब, आप जरा सोच के देखिए कि आपने पिछले पास्ट में करते क्या आए हैं। आपकी जो विचारधारा थी, आप जो लड़ते आ रहे हैं जेपीएनआईसी को लेकर, आपने कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ आपने गठबंधन के लिए बात करी थी। तो आप आज गठबंधन जेपीएनआईसी, आपके जो पूर्वज थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कांग्रेस को लेकर एक विचारधारा सेट की थी, तब इस पार्टी का गठन हुआ था। तो आप उस विचारधारा को भी आप फलांग गए, आपने उसकी बिल्कुल चुनौती आपने खत्म कर दी। आप उस विचारधारा को आपने बिल्कुल अस्तित्वहीन कर दिया। जेपीएनआईसी को लेकर आप मुद्दा तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जेपी की विचारधारा पर चले? मेरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सवाल है, मनीष जी, कृपया करके मुझे आंसर दीजिए। तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस के साथ क्यों थे अगर आपका वो विचारधारा था? माननीय अखिलेश यादव जी, क्यों आप अपने पिताजी के विचारों से सहमत नहीं रह पाए? क्यों उन्होंने, मैं इतना भी कह सकती हूँ कि अगर वो होते तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता। खैर, अपनी विचारधारा से बटने वाले लोग हमें न सिखाएं। दूसरा मैं इतना कहूंगी, पीडीए का नारा साहब कौन लेकर आया, जाति में विभाजित करने की बात कौन कर रहा है? और आपके ही पूर्वज माननीय मुलायम सिंह यादव जी को क्यों कहते हैं डीजीपी जब बनाया गया था कि मुस्लिम, तो हम तो चाहते हैं कि और भी पुलिस वाले और भी सब मुस्लिम हो जाएं। तो ये जो खुलेआम नारे दिए जाते थे, आपकी पार्टी में ही दिए जाते थे महोदय, हमने नहीं दिए हैं। पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपकी पार्टी के ही जो पुराने और बड़े लीडर हैं, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई धर्म की बात कहता है खुल के तो आप लोग करते हैं। जातियों में बांटने का नारा दिया आपने 2024 में, क्यों दिया था? अब हमने दिया था क्या? हमने क्या किया कि जातियों में बटना नहीं है, समाज को एक रहना है। दीप्ति जी, किसी भी लीडर का काम होता है समाज को किसी भी स्थिति में भटकने न देना। तो समाज भटके ना, इसलिए ये नारा दिया गया है कि बटोगे नहीं तो कटोगे, अगर बट गए तो कटोगे। ये नारा इसलिए दिया है कि समाज को बटना नहीं है, नहीं तो ये बाहरी ताकतें जो आई हैं जातियों में बांटकर हिंदुओं को अलग करके तितर बितर करने की, सनातन धर्म पर चोट करने की, ये कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएंगी आपको आने वाले भविष्य में। और ये पूरा प्रोपोगंडा इसीलिए चलाया जा रहा है कि कैसे भी करके हिंदुओं पर प्रहार किया जाए, सनातन पर प्रहार किया जाए और इनको अलग थलग किया जाए। तो अपनी छोटी सी राजनीति के लिए तमाम आप मुद्दे उठा सकते हैं। क्यों आपने जातियों में विभाजित करने की बात की? क्यों आप लंदन से आने के बाद अचानक से आपने पीडीए का नारा दिया? राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे भविष्य में? ऐसे बयान आते हैं जिनके साथ आप लगातार गठबंधन कर रहे हैं। तो कृपया करके आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जातियों में विभाजित करने का काम आपने किया है पूर्व में? दंगे आपके उत्तर प्रदेश में होते थे। उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश बोला जाता था, जंगल राज बोला जाता था। आज कम से कम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, कनेक्ट के माध्यम से, रेलवे कनेक्ट ले लो, बिजली कनेक्टिविटी ले लो, रोजगार के क्षेत्र में समस्याएं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। मंशा आपकी कैसी है? अगर आपकी मंशा ठीक है तो काम हो रहा है। मंशा को हम पॉजिटिविटी में ले रहे हैं और उसका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं समस्याओं को। तो ये एक मंशा का प्रश्न भी उठता है। कोई भी स्थिति आती है, आप उसे क्या खत्म करना चाहते हैं या उसे बढ़ावा देना चाहते हैं? किसी भी स्थिति में खत्म करना चाहिए। बहराइच के दंगे हुए, 2 दिन में समाप्त हुआ दंगा, हमारी मंशा साफ थी। और आपको बता दूं, आपके मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, आपकी मंशा बॉलीवुड में डांस कराने की थी, आप मजे ले रहे थे बॉलीवुड के डांस से, एक्टर्स बुला के। आपको ये मंशा आपकी ठीक नहीं थी तो 15-20 दिन 2 महीने दंगा चला और कितने हिंदू मारे गए। आपके ही आजम खान पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल बुरी तरीके से कर रहे थे अपने मुस्लिम भाइयों का बचाने में और उनको थाने से छुड़ाने का काम आखिर किसने किया? ठीक है अपर्णा जी, आपके सवालों का जवाब ले लेंगे मनीष सिंह जी से। मनीष जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, देखिए अपर्णा जी कह रही है कि जातियों में तो आपने बांटा, आप पीडीए लेकर आए, जात पात की बात आप करते, बीजेपी तो जोड़ने का काम कर रही है।
अपर्णा जी, और दीप्ति जी सिर्फ एक बात, अपर्णा जी ने जो सवाल उठाया है, एक है ठीक तो है। सेफ है, 5 सेकंड, हाँ, जी, ये अपर्णा जी। नारा भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, इसको कृपया करके भूलिए मत। आप उसको टारगेट नहीं कर सकते एक नारे को। अब कंटिन्यू कीजिए मनीष जी। बोले मनीष जी। दीप्ति जी, अपर्णा जी ने जो सवाल उठाया है, विपक्ष पर आरोप लगाया है, अपर्णा जी को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि सामाजिक छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक वैमनस्यता किसने बढ़ाया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जिस घर में प्रवेश करते हैं वो कैमरों के साथ प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं और गंगा जल से धुलवाया जाता है और उसके बाद से उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो पब्लिक डोमेन में डाले जाते हैं, दिखाया जाता है कि श्री अखिलेश यादव जी ने जिस घर को छोड़ा है उस घर में हमने प्रवेश किया तो गंगा जल से धुलवाया। ये सामाजिक अपमान किसने किया? ये छुआछूत भेदभाव किसने बढ़ाया? ये जातियों में बांटने की जो कोशिश है, पिछड़े समाज का अपमान करने की जो कोशिश की गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो किसने किया? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे कार्यकाल के बारे में जब आप चर्चा करेंगी, विश्व की पहली ऐसी योजना थी 10-90 योजना जो सिर्फ महिलाओं के लिए, आदरणीय डिंपल यादव जी ने और श्री अखिलेश यादव जी ने जनता के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पे उस योजना को लेकर के आए। विश्व की पहली ऐसी योजना थी, हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की पहली ऐसी योजना थी दीप्ति जी, जिसको श्री अखिलेश यादव जी ने जमीन पे उतारा। एक घर में अपमानित होने वाली महिला अगर फोन करती थी, सोदों से परेशान होती थी, अगर फोन करती थी 10-90 पर तो 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपर्णा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार का गुणगान कर रही थी, करना भी चाहिए, प्रवक्ता है, आपको करने का अधिकार है, लेकिन पूछिए ना, हिंदुस्तान की पहली ऐसी वाहिद सरकार थी श्री अखिलेश यादव जी की कि एक सड़क का निर्माण करते हैं 323 किलोमीटर की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसकी टेस्टिंग जानती हैं? फाइटर प्लेन, सुखोई विमान और मालवाहक और हरकुलस उतार करके किया जाता है। विश्व की ऐसी पहली सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम थे जिस पर जहाज को उतारा गया था, और जानते हैं किस लिए? बाहरी ताकतों का भी चर्चा कर रही थी अपर्णा जी, बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसी सड़क का निर्माण किया कि जब भी जरूरत पड़ेगी एयरफोर्स को, वह फाइटर विमेन सड़कों पर उतार सकते हैं। और अपर्णा जी, श्री अखिलेश यादव जी के पौने में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है, उनके शागिर्द जितने मिनिस्टर हैं वो डफर पॉलिटिशियन हैं, उनके बारे में न नीति है न नियत है, कुछ करने की क्षमता भी नहीं है। जो लोग अपने विभाग का, अभी तक नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, 7,49,000 करोड़ का भारी भरकम बजट आपने पेश किया था 2024 और 25 में, 20% भी आपने पैसा अभी बजट का खर्च नहीं किया, और बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर केशव प्रसाद मौर्य जी गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी पूरब में जा रहे हैं, योगी जी दक्षिण में जा रहे हैं, और कभी कभी तो जहाज लेकर के झारखंड में पहुंच जा रहे हैं। अरे जो उत्तर प्रदेश की जनता से आपने वादा किया था, वो बजट का पैसा भी आपने नहीं खर्च किया। और देखिएगा जब बजट सत्र आएगा मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में, देखिएगा किसी विभाग में 30% खर्च हुआ होगा, किसी में 40%। मनीष जी, उपचुनाव पे ही रहते हैं, मुझे लग रहा है हम सभी जो मुद्दों से अलग बात कर रहे हैं, उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपर्णा जी आप हाथ उठा रही थी, आप कुछ कहना चाहती हैं? पूरी बात कहने दीजिए, उनका तो लंबा प्रवचन सबने सुना है। आप सभी मुद्दों पे रहकर हमारा भी थोड़ा प्रवचन सुन लीजिए, उनका तो लंबा प्रवचन सुन लिया आपने, हमारा भी थोड़ा सुन लीजिए। आपको भी मौका दिया था अपर्णा जी, से पहले आपने भी बोला था, आपको भी मौका दिया था। अरे उसके पहले तो अभिषेक त्रिपाठी भी प्रवचन करते बोल 10 सेकंड, फिर मैं अगला सवाल लूंगी। इतनी जल्दबाजी थी श्रेय लेने की कि उसको आधा बनने भी नहीं दिया था और उसको उद्घाटन करा दिया गया था। कृपया ये भी ऐड कर दीजिए मनीष जी, तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे भी आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास हुआ उसको सुनते हुए। अपर्णा जी बहुत प्रवचन आप कर रही हैं और बिना काम किए उद्घाटन करने की बात कर रही हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, कितने बूथ है 9 विधानसभा क्षेत्रों में, जरा बता दीजिए तो। अपने ब्रजेश पाठक से जरा पूछ के बताइएगा कि कितने विधानसभा में कितने बूथ है, पूरे बूथों की संख्या जरा बता दीजिए हमको, तो बताइएगा कितने बूथों पर चुनाव हो रहा है। मनीष जी, अरे दीप्ति जी ऐसी थोड़ी झूठ फरेब की राजनीति थोड़ी ना होती है, इनके भी चैनलों पर बैठ करके लफेबाजी की राजनीति थोड़ी ना होती है। मुद्दों पर आधारित राजनीति करने की जब बात होगी तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी पर लांछन लगाने वाले लोग 3880 बूथों पर हराएंगे हम भाजपा को। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3880 बूथों पर चुनाव हो रहा है और हम भाजपा को 3880 बूथों पर हराएंगे। सिर्फ 9 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हराएंगे, हम 3880 बूथों पर भाजपा को हराएंगे। उपचुनाव पर ही आ जाते हैं। अरे बता तो दिया आपसे कि 3880 बूथों पर हराएंगे, यही चुनाव बूथों पर तो चुनाव हो रहा है, हम हराएंगे भाजपा को। पीडीए का जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा को हराने जा रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों,
कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं, पशु चारे के रूप में प्रयोग करें या इन्हें बेचकर अपनी आय बढ़ाएं। समझ गए? जी साहब। आप देख रहे हैं चर्चा में, और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनावों को लेकर। 20 तारीख को ये चुनाव होने वाले और 23 को जिसके नतीजे हैं वो आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सपा प्रवक्ता मनीष सिंह जी हैं। मनीष जी, ये बताएं कि उपचुनाव देखिए 20 तारीख अब बेहद नजदीक आ चुकी है। सीएम योगी जो है जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपके अखिलेश यादव ने अभी तक कुंदरकी में एक जो भी जनसभा रैली जो कह सकते हैं किया है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं कहीं पर वो लोगों के बीच में? अब क्या करिएगा, भारतीय जनता पार्टी वालों को मोतियाबिंद हो गया है तो उनको दिखाई कैसे देगा श्री अखिलेश यादव जी का मेहनत? श्री अखिलेश यादव जी का जो मेहनत है वो जनता देखती है, और जनता श्री अखिलेश यादव जी के मेहनत पर, उनकी नीतियों पर, सिद्धांतों पर, जुबान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सनातन पे बहुत बहस करते हैं। सनातन के लोग सत्य बोलते हैं। ये सत्यवादी जो लोग हैं वो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह सो के उठते हैं तो प्रवचन करना झूठा शुरू करते हैं, और शाम को सोने जाते हैं तब तक झूठा प्रवचन करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं हो पाएगी, अब खड़ी नहीं हो पाएगी। लंगड़ी सरकार, लंगड़े लोग अब बहुत दिन तक सरकार में रहने वाले नहीं है। हम सुन लीजिए दीप्ति जी, हम सत्ता से इनको बेदखल करने जा रहे हैं और हम जनता के लिए करने जा रहे हैं। जनता के हक हकूक की रक्षा के लिए हम लोगों ने 28,000 हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गैंगस्टर लगाए, गुंडा एक्ट लगाया, तमाम आपराधिक मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए गए, लेकिन हमने सीना आगे करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ाइयां लड़ी हैं। हमने पीठ नहीं दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का जितना दमन करना चाहे कर लें, लेकिन याद रखें कि सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलेगी और उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पर्णा जी आप हाथ उठा रही थी। देखिए, पहले तो प्रश्न रिपीट कर दीजिए, ये कुछ पूछ लेते हैं उससे मैं उसका जवाब दे देती हूँ मनीष जी आपको। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे मनीष जी, मुझे वो वक्त याद है मनीष जी, मैं मैनपुरी के पास एटा की रहने वाली हूँ। मैंने कभी ऐसी खुलासा नहीं किया। मैंने समाजवादी पार्टी का वो दौर देखा है मनीष जी, महिलाओं को लेकर कितना भय हुआ करता था। मुझे वो बुलंदशहर की घटना याद है जब माँ बेटी का रेप हुआ था। गायत्री प्रजापति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कायदा सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट को लेकर कि FIR दर्ज कराई जाए, नहीं तो मुझे तत्काल नाम लेकर मुझे फिर नोटिस जारी करना होगा। तब उनकी FIR रजिस्टर हुई थी। गायत्री प्रजापति को पुलिस ने ये कह दिया था, DGP ने, कि वो मिल नहीं रहे और वो अखिलेश यादव के मंच पर पाए जाते थे। क्या वो समाजवादी पार्टी सरकार का बखान कर रहे हैं मनीष जी? क्या आप उत्तर प्रदेश का वो राज भूल गए? मैं मानती हूँ प्रवक्ता है महोदय मनीष जी, क्या आप इस चीज को नकार देंगे, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को नकार देंगे जब उन्होंने कहा था कि गायत्री प्रजापति को ढूंढो और उनको अरेस्ट करो और उन पर FIR दर्ज करो, और वो अखिलेश यादव जी के मंच पर थे? तो न तो मैं भूलूंगी, न जनता भूलेगी, न दीप्ति जी भूलेंगी। महिलाएं समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, सुरक्षित कितने अपने आप को महसूस करती है, ये दीप्ति जी भी जानती है, ये मैं जानती हूँ, ये आपके परिवार की महिलाएं भी जानती होंगी, स्वयं आप भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की बहनें जानती हैं, बेटियां जानती हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, विकास के रास्ते में आप स्वीकार न कीजिए। आप प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन हम क्रिटिसाइज होने वाले नहीं है मनीष जी। मैं आपको बता दूं कि निरंतरता इस तरीके से काम करते रहेंगे। उपचुनाव की आप परिणाम तो आने दीजिए, एक बार आपको साबित करके दिखा दूंगी कि आपका नारा झूठा था, न संविधान जा रहा है, न आरक्षण जा रहा है कहीं। अपर्णा जी समय समाप्त हो गया चर्चा का। खत्म किया है जी, आपने उस लोगों को आरक्षण दिया है। अपर्णा जी समय समाप्त हो गया है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अपर्णा दीक्षित जी, मनीष सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अभिषेक मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लगातार जो जुबानी जंग है वो जारी है, पोस्टर वॉर भी जारी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसके दावे सच साबित होते हैं। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।